Most welcome to our channel. Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT class 6 history textbook our past 1 chapter 11 last chapter. Chapter 11 name is buildings, paintings and books. Buildings, paintings and books. Note. This chapter covers the remarkable advancement in architecture, sculpture, print, painting and literature, including science also, during the period of Gupta and post-Gupta eras. During the period of Gupta and post-Gupta eras, approximately 1500 years ago. इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा हम लोग को? दिस चैप्टर कवर्स, इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा रिमार्केबल एडवांसमेंट जो आर्किटेक्चर में हुआ था, स्कल्पचर में हुआ था और पेंटिंग में हुआ था, लिटरेचर में हुआ था और साइंस में भी जो हुआ था। किस पीरियड में? गुप्ता पीरियड में एंड पोस्ट गुप्ता एराज में। गुप्ता पीरियड में भी और पोस्ट गुप्ता के एरा में जो 1500 ईयर्स अगो की बात है, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। First topic is iron pillars, stupas and temples. Iron pillars, stupas and temples. First topic is iron pillar. The iron pillar at Mehrauli, Delhi. Location क्या है? Mehrauli, Delhi. Iron pillar is where located? Mehrauli, Delhi. Is a magnificent example of the skill of ancient Indian craftsperson. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या चीज़ का? तो उस समय जो क्राफ्ट्स पर्सन हमारे एंशियंट इंडियन क्राफ्ट पर्सन जो थे उनके स्किल्स को बताता है कि कितने मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल है। द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्किल्स ऑफ एंशियंट इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन, यानी एंशियंट इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन जो थे कितने ज़्यादा स्किल थे, इसका ये एग्जाम्पल है आयरन पिलर जो मेहरौली दिल्ली में है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज बिल्ट ओवर 1500 ईयर्स अगो। ये कब बना था? 1500 ईयर्स अगो। इट रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ रूलर। इसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड है? तो अचीवमेंट रिकॉर्ड है। क्या चीज़, किनका? तो एक रूलर थे जिनका नाम था चंद्र नाम से इसमें अचीवमेंट जो रूलर का था वो रिकॉर्ड है। और ये हम लोग लाइकली चंद्रगुप्ता टू ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी को ही समझते हैं, यानी चंद्र को हम लोग रिलेट करते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड से, गुप्ता डायनेस्टीज़ के जो थे। यानी इसमें क्या मिलेगा आपको? ये जो आयरन पिलर है उस पर रिकॉर्ड है अचीवमेंट किनका? तो एक चंद्र नाम के रूलर का। ये चंद्र कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो गुप्ता डायनेस्टी के थे। नाउ सिग्निफिकेंस इसका इतना ज़्यादा क्यों है? तो इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स रस्ट फ्री क्वालिटी। दैट मीन्स जंग नहीं लगता इसमें। डिस्पाइट बीइंग एक्सपोज टू रेन में भी रहता है ये पिलर, वेदर का कंडीशन भी सारा झेलता है और सेंचुरीज से झेलते आ रहा है, फिर भी रस्ट फ्री क्वालिटी के कारण बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। शोकेसिंग एडवांस्ड मेटलर्जिकल नॉलेज। ये शोकेस क्या कर रहा है? एडवांस मेटलर्जिकल नॉलेज उस समय के क्राफ्ट्स पर्सन का क्या था ये बताता है। यानी सिग्निफिकेंस इस आयरन पिलर का क्या है कि इसकी क्वालिटी जो है ना रस्ट फ्री वाली है, यानी अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। कितना भी रेन और कितना भी वेदर का कंडीशन ये सेंचुरीज से झेलता आ रहा है, फिर भी इसमें रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। इससे क्या पता चलता है? एडवांस मेटलर्जिकल नॉलेज, यानी उस समय के जो हमारे इंडियन एंशियंट क्राफ्ट पर्सन थे उनका कितना नॉलेज जो है, मेटलर्जिकल नॉलेज जो था उनका कितना एडवांस था, इसके बारे में पता चलता है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज आवर स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्तूपा होता क्या है। तो स्तूपा इज़ अ मॉन्ड वेयर रेलिक्स वेयर प्लेस्ड। स्तूपा एक मॉन्ड होता है जहाँ पे रेलिक्स रखे जाते हैं। अब ये रेलिक्स क्या होता है जो स्तूपास में रखे जाते हैं, तो इनको देखते हैं। तो रेलिक्स में बॉडी, टीथ, बोन्स, थिंग्स यूज्ड बाय द बुद्ध और हिज फॉलोवर्स। मतलब रेलिक्स इन सारे को बोलेंगे, या तो बॉडी होगा इसमें,
टिथ होगा, बोन्स होगा, या थिंग्स जो बुद्ध यूज़ किए या उनके फॉलोवर्स यूज़ करते थे। तो ये सारा रेलिक्स ही कहलाता है। यानी रेलिक्स में वो सारे चीज़ आ जाएंगे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, टिथ है, बोन्स है, और थिंग्स जो उन्होंने यूज़ किया। किनके द्वारा यूज़ हुआ? बुद्ध और उनके फॉलोवर्स के द्वारा जो यूज़ हुआ, उन सारी चीज़ों को हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? रेलिक्स। और स्तूपा क्या होता है? स्तूपा इज़ अ मॉन्ड वेयर द रेलिक्स वेयर प्लेस्ड। स्तूपा एक मॉन्ड होता है जिसमें रेलिक्स रखे जाते हैं। स्तूपा कुछ आप देखे होंगे ऐसे टाइप का होता है, तो यही रेलिक्स इसमें रखे जाते हैं। एक मॉन्ड होता है जिसमें रेलिक्स रखे जाते हैं। नाउ आर्किटेक्चर इसका कैसा होगा? तो स्तूपा हैड अ सर्कुलर पाथ। स्तूपा के पास सर्कुलर पाथ होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्या चीज़ के लिए होता है? सर्कम एम्बुलेशन के लिए, जिसको हम लोग प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। यानी स्तूपा जहाँ भी बनता है उसमें एक सर्कुलर पाथ होता है। जैसे स्तूपा बीच में है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सर्कम एम्बुलेशन के लिए वो बनाया जाता है। यानी वो जो है प्रदक्षिणा पाथ माना जाता है। उसमें हम लोग भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, चारों तरफ उसका प्रदक्षिणा करते हैं। यानी सर्कम एम्बुलेशन के लिए उनको बनाया जाता है सर्कुलर पाथ। विच वॉज इंसर्कल्ड बाय रेलिंग, जिसको रेलिंग से इंसर्कल्ड किया जाता है। ये आगे पीछे रेलिंग लगा होता है ताकि अंदर ना जा पाए, रेलिक्स जो है उनको टच ना कोई कर पाए। तो यहाँ पे रेलिंग्स लगे होते हैं, इंसर्कल्ड बाय रेलिंग्स। द इंट्रांस वाज मार्क्ड बाय ब्यूटीफुली कार्व्ड गेट्स। और इसका जो इंट्रांस होता है, जो गेट होगा, वो ब्यूटीफुली मार्क्ड होता है। एक इंट्रांस बनाया जाता है, ब्यूटीफुली मार्क्ड कार्व्ड गेट्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तोरण। यानी ये तोरन्स हैं, जहाँ से इंट्रांस होता है इसको तोरन्स कहते हैं, तोरनाज कहते हैं, तोरन्स। तो ये क्या है? तो इंट्रांस जो होगा इन्हें इसका, यानी स्तूपा में जो आप एंट्री करेंगे तो वो इंट्रांस होता है, वाज मार्क्ड बाय ब्यूटीफुली कार्व्ड गेट्स। बहुत ब्यूटीफुली उनको कार्व्ड करके बनाया जाता है गेट को, उसको क्या कहते हैं? तोरन्स। तो अभी हम लोग स्तूपास के बारे में आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे। तो स्तूपास क्या होता है? तो स्तूपा होता क्या था? सबसे पहले तो रेलिक्स रखने का एक जगह होता है जो मॉन्ड होता है। रेलिक्स क्या होता था? बॉडी, टिथ, बोन या थिंग्स, कोई भी जो बुद्ध यूज़ किए या उनके फॉलोवर्स यूज़ किए, उसी को रेलिक्स कहते हैं और उसी को स्तूपा में रखा जाता है। आर्किटेक्चर कैसा था स्तूपा का? स्तूपा हैड अ सर्कुलर पाथ होता है, जिसको सर्कम एम्बुलेशन के लिए बनाया जाता है, जिसमें हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा पाथ होता है। विच वॉज इंसर्कल्ड बाय रेलिंग, जिसको रेलिंग से इंसर्कल करते हैं और रेलिंग बनाया जाता है चारों तरफ। और इंट्रांस जो उसका होता है उसको तोरण कहते हैं। नौ फेमस एग्जाम्पल इसका स्तूपा का मिलेगा आपको कहाँ पे? तो ग्रेट स्तूपा जो सांची में है, जो मध्य प्रदेश के सांची में है, वो ग्रेट स्तूपा आपको जो है इसका फेमस एग्जाम्पल मिल जाएगा। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रांडेस्ट स्तूपा। एक बहुत पुराना भी आपको यह स्तूपा में से एक है और ग्रांडेस्ट भी, बहुत विशालकाय भी है, तो ग्रांडेस्ट इसको बोलते हैं। तो ग्रेट स्तूपा जो सांची में है, इसका एक फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नौ नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेम्पल्स। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोन टेम्पल्स। उसी पीरियड में जो है स्टोन्स टेम्पल्स बनाना स्टार्ट हुआ था। आइए देखते हैं स्टोन टेम्पल्स की क्या खास बातें थी। तो टेम्पल्स जो है उसी पीरियड में स्टोन के टेम्पल बनाना स्टार्ट हुआ था। द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल जो आपका बिल्ट हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जितने सारे पुराने आपको हिंदू टेम्पल्स मिलते हैं वो सारे इसी पीरियड में बनाए जाने स्टार्ट हुए, ये ध्यान रखना है। नो आर्किटेक्चर इसका देखते हैं कैसा था। तो दे फीचर्ड अ स्क्वायर रूम। इनमें एक स्क्वायर रूम होता है। सारे मंदिर जो स्टोन्स के बने होते हैं ना, आपको उनमें जनरली एक कॉमन फिगर मिलेगा जिसमें स्क्वायर रूम आपको मिलेगा। कॉमन एक स्क्वायर रूम मिलता है जिसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है, जिसको गर्भगृह कहते हैं, जिसे मेन श्राइन के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या रखा जाता है? वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वाज प्लेस्ड। जिसमें आप जिस मंदिर गए हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जिन भगवान का मंदिर है, उस चीफ डाइटी को उसी गर्भगृह में यानी स्क्वायर रूम में रखा जाता है। यानी स्क्वायर रूम जो बना हुआ आप देखते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं और मेन श्राइन वो होता है। और उसमें रखते क्या हैं? तो चीफ डाइटी, जो आप जिस भगवान के मंदिर आए हैं उसी भगवान को स्क्वायर रूम यानी गर्भगृह में रखा जाता है। और प्राइस्ट क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स हियर। प्राइस्ट जितने पुरोहित हैं वहीं पे वो रिचुअल्स यानी रीति रिवाज जो कस्टम्स हैं, ये रिचुअल्स है, जो धार्मिक जो रिलीजियस प्रोसेसेस होता है वो प्रीस्ट वहीं पे परफॉर्म करते हैं।
तो गर्भगृह के बारे में हम लोग पढ़े। गर्भगृह में ही चीफ डाइटी यानी मेन भगवान को रखा जाता है उस मंदिर का। और शिखर क्या है? तो शिखर और टावर होता है जिसको शिखर कहते हैं। एक टावर होता है जिसको शिखर कहते हैं। वाज ऑफन बिल्ट, अक्सर वो कहाँ बनाया जाता है? ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह, गर्भगृह के ही टॉप पे, जिसमें आपने चीफ डाइटी यानी मेन भगवान को रखा है स्क्वायर रूम में, गर्भगृह में, जिसे मेन श्राइन भी कहते हैं, उसी के ऊपर जो टावर बनता है उसको हम लोग शिखर कहते हैं। यानी शिखरा कहाँ बनता है? तो वो गर्भगृह के ऊपर ही, यानी शिखर को गर्भगृह के ऊपर ही बनाया जाता है। मार्क इट एज अ सेक्रेड पॉट, जानबूझ के बनाया जाता है ताकि मार्क कर पाए, यानी ये बता पाए कि ये सेक्रेड स्पॉट है, यानी ये बहुत पवित्र स्थान है। यानी शिखर को बनाए जाने का क्या रीज़न है? तो शिखर को बनाए जाने का रीज़न है कि सेक्रेड स्पॉट के रूप में मार्क हो जाए। और टावर जैसा होता है, ये शिखर जो है टावर जैसा होता है, कहाँ बनाया जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर, जो गर्भगृह जिसमें आपने चीफ डाइटी यानी मेन भगवान को रखा है, कि इमेज को रखा है, तो उसी के ऊपर वो बनाया जाता है। अब मंडप के बारे में देखते हैं। टेम्पल्स ऑफन हैड अ हॉल, ये जो हॉल होता है ना, टेम्पल्स, अक्सर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ एक हॉल मिलता है, उसी को मंडप कहते हैं, जहाँ पे पीपल जो है असेंबल होते हैं, जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, यानी असेंबल, जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं। तो टेम्पल्स में अक्सर आपको एक हॉल मिलता है जिसे मंडप कहा जाता है। वहाँ पे वर्क क्या होता है? लोग वहाँ असेंबल होते हैं। नाउ फेमस एग्जाम्पल्स, टेम्पल का जो फेमस एग्जाम्पल है ये स्टोन वाला टेम्पल का, वो उत्तर प्रदेश में आपको देवगढ़, और भी बहुत जगह है बट आपको उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में आपको टेम्पल का एग्जाम्पल मिल जाएगा, जो कि क्लासिक एग्जाम्पल है स्टोन टेम्पल का विद अ शिखरा, यानी शिखर भी है उसमें और स्टोन टेम्पल का वो क्लासिक एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये फेमस एग्जाम्पल कौन सा है? द टेम्पल एट देवगढ़, उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में जो टेम्पल है वो आपको स्टोन टेम्पल और उसके साथ शिखर का भी एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोग को पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में देखना है। पेंटिंग्स एंड बुक्स, आइए देखते हैं पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में उस समय का क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पेंटिंग्स, अजंता केव्स, पेंटिंग्स में जो हम लोग को पढ़ना है अजंता केव्स के बारे में। अजंता केव्स बहुत फेमस है। मोस्ट फेमस सर्वाइविंग पेंटिंग, सर्वाइविंग मतलब अभी तक वो जीवित ही है। द मोस्ट फेमस सर्वाइविंग पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का जो मोस्ट फेमस सर्वाइविंग जो पेंटिंग है वो अभी भी जीवित जो है, आर फाउंड इन द केव्स ऑफ अजंता, जो अजंता के केव्स में पाया जाता है। जो कहाँ पे अजंता का केव्स? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नियर जो है अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं में, अजंता केव्स में आपको जो मोस्ट फेमस सर्वाइविंग पेंटिंग्स मिलेगा इसी पीरियड का मिलेगा, इसी पीरियड में वो बना था। सब्जेक्ट मैटर इसका क्या होगा? इस पेंटिंग्स जो आपको देखने को मिलता है अजंता के केव्स में, उसका सब्जेक्ट क्या होता है? तो पेंटिंग्स ऑफन डिपिक्ट्स सीन, इसमें आपको सीन मिलेगा फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित आपको सीन देखने को मिलेगा। बुद्ध भगवान के जीवन से संबंधित जो आपके सीन्स हैं ना, वो देखने को मिलेगा। यानी दीज पेंटिंग्स ऑफन डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्ध के जीवन के संबंधित सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड स्टोरीज फ्रॉम द जातका, और जातका के स्टोरीज से जुड़े हुए सीन आपको मिलेंगे। जातका भी उन्हीं के बुद्ध भगवान से रिलेटेड ही है। तो पेंटिंग में आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा बुद्ध भगवान की लाइफ से जुड़ी हुई सीन मिलेगा, और दूसरा जातका स्टोरी से रिलेटेड सीन आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ की बात हो रही है? अजंता केव्स की जो पेंटिंग है उनकी बात हो रही है। ना टेक्निक क्या था उस समय ये बनाने का? तो टेक्निक्स में देखिए, द कलर्स जो यूज़ होते थे, जितने कलर यूज़ होते थे वो कहाँ से आते थे? डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स से वो लाए जाते थे और नेचुरल प्लांट से लाए जाते थे। यानी जो भी कलर यूज़ हुए थे अजंता केव वाली पेंटिंग में, वो कहाँ से आए थे? नेचुरल मिनरल्स और नेचुरल प्लांट से आए थे। दे वेर पेंटेड, उनको पेंटेड कैसे किया गया था? डीम लाइट में किया गया था, यानी केव के डीम लाइट में ही किया गया था पेंटिंग। यानी कलर्स कहाँ से आया था? नेचुरल मिनरल्स और प्लांट से आया था। और पेंटेड कैसे किया गया था? तो केव्स के डीम लाइट में ही उनको पेंटेड किया गया था। एंड हैव सर्वाइव्ड फॉर सेंचुरीज, और ये सालों तक टिक कैसे गए? ये अभी तक जीवित कैसे हैं? तो इसका रीज़न क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट ड्राई होता है। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है? ड्यू टू ड्राई इन्वायरमेंट,
यानी ये जो है हैव सर्वाइव्ड फॉर सेंचुरीज ड्यू टू द ड्राई इन्वायरमेंट। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ड्राई होता है, इसीलिए ये हजारों साल तक सर्वाइव हो गया, बहुत दिनों तक सर्वाइव हो गए, अभी भी ये सर्वाइव है। यानी टेक्निक में क्या पढ़े हम लोग, कलर्स कौन सा यूज़ होता था, नेचुरल मिनरल्स और प्लांट के कलर यूज़ होते थे और इनको पेंट किया जाता था केव्स के डीम लाइट में, और अभी तक सर्वाइव हैं। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये ड्राई इन्वायरमेंट में हैं, इसीलिए। नो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है बुक्स एंड एपिक्स के बारे में। बुक्स एंड एपिक्स, तो बुक्स और एपिक्स क्या है देखते हैं। तमिल संगम लिटरेचर, तमिल का जो तमिल संगम लिटरेचर, द शिलापट्टिकरम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन लिखे थे ये, इलानगो द्वारा लिखा गया था। एंड द मनी मेक्कलाई ये किनके द्वारा लिखा गया था, सत्यनार के द्वारा लिखा गया था। यानी तमिल संगम लिटरेचर में दो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। पहला क्या था, शिलापट्टिकरम, जिनको कौन लिखे थे, इलानगो लिखे थे, और मनी मेक्कलाई जो सेकेंड है उनको कौन लिखे थे, सत्यनार लिखे थे। आर टू फेमस तमिल एपिक्स, ये दो फेमस तमिल एपिक्स हैं, इस पीरियड के ही बने हुए हैं। यानी इस पीरियड में तमिल के दो एपिक्स इंपॉर्टेंट बने थे, जो एक इलानगो द्वारा लिखा गया था, उसका नाम शिलापट्टिकरम है, और दूसरा मनी मेक्कलाई है, जो सत्यनार के द्वारा लिखा गया था, कंपोज किया गया था। नौ, इसके बाद क्या है, शिलापट्टिकरम टेल्स द स्टोरी। शिलापट्टिकरम में क्या है, एक स्टोरी है, किसके बीच, कोवलन और कननगी उनकी वाइफ थी, कोवलन मर्चेंट थे, उन दोनों की स्टोरी है। शिलापट्टिकरम जो तमिल संगम लिटरेचर का एक एपिक है, उसमें स्टोरी आपको मिलेगा मर्चेंट कोवलन और उनके वाइफ जो है कननगी, उनके बारे में। उन दोनों की स्टोरी है, मर्चेंट कोवलन और कननगी उनकी वाइफ की स्टोरी है। नौ, पुरानाज को देखते हैं। द पुरानाज लिटरली मीन क्या होता है, ओल्ड। पुरानाज मीन्स होता है ओल्ड। वेयर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, पुरानाज भी इस समय बनाए गए थे। बहुत सारे पुरानाज, टोटल पुरानाज कितने हैं कमेंट में आपको लिखना है। पुरानाज इस समय बनाए गए थे, लिटरली ओल्ड होते हैं ये। लिटरली इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड। वेयर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। दे कंटेन स्टोरीज, इसमें होता क्या है, स्टोरीज होता है अबाउट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस की। पुरानाज में क्या मिलता है हम लोग को, स्टोरीज़ मिलता है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, जैसे विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, दुर्गा माता की, पार्वती माता की, ये सब की स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेगा। दे कंटेन स्टोरीज़ अबाउट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। पुरानाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोरीज़ मिलेगा हिंदू गॉड्स और गॉडेस की, यानी हिंदू देवी और देवताओं की स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेगा। और पुराना का मीन्स ओल्ड होता है, कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय में वो बने थे। नौ, नेक्स्ट क्या है, दे वेयर रिटेन इन सिंपल संस्कृत। इनको किस लैंग्वेज में लिखा गया था, सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। दे वेयर रिटेन इन सिंपल संस्कृत, इनको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। दे वेयर रिटेन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, इनको सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखा गया था। वेयर मींट टू बी रेड अलॉट, इसको इस जानबूझ के ऐसे लिखा गया था, इसलिए ऐसा लिखा गया था कि इसका मतलब होता था रीड अलॉट टू एवरीवन, सबके सामने जोर से पढ़ा जाए। ऐसे सोच के लिखा गया, इसको बनाया गया कि इसको इस तरह से सोच के बनाया गया कि रीड अलॉट टू एवरीवन, कि सब लोग के सामने, ये सभी के सामने जोर से पढ़ा जाए, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्राज और वुमेन के सामने भी इसको पढ़ाया जाए। रीड अलॉट टू एवरीवन इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्राज, मतलब इसको जोर से जो पढ़ा जाए तो सबके सामने, सब में कौन कौन शामिल हो, वुमेन भी हों, शूद्राज भी हों, क्योंकि इन दोनों को स्टडी करने का वेदास का अनुमति नहीं था। यानी शूद्राज और वुमेन को तब तक जो है उस पीरियड में अलाउड नहीं था कि स्टडी करे वेदास को, किनको किनको, वुमेन को और शूद्राज को। इसीलिए पुरानाज ये सोच के बनाया गया कि जोर से पढ़े और सब कोई सुने, तो सब कोई में सारा कौन कौन आएंगे, वुमेन भी और शूद्राज भी इसको सुन सकते थे। इस तरह से इसको बनाया गया था। नौ, द महाभारता एंड रामायणा, द वर्जन्स ऑफ दिस ग्रेट एपिक्स, ये जो ग्रेट एपिक है इसका जो वर्जन अभी आपको वी नो टुडे, जो अभी वर्जन हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो कंपाइल्ड और रिटेन्ड ऑन भी इसी पीरियड में हुआ था। जो महाभारत और रामायण का आप वर्जन अभी देख रहे हैं, जो हमारे हिंदू धर्म की ग्रेट एपिक्स है, वो
उसी समय यानी नो टुडे जो आप देख रहे हैं, जिस वर्जन को आप देख रहे हैं, वो कंपाइल्ड और रिटेन डाउन उसी समय में हुआ था, कंपाइल्ड भी हुआ था, रिटेन डाउन भी हुआ था। और आपको पता है भागवत गीता क्या है, एज अ पार्ट ऑफ, भागवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत, महाभारत का ही पार्ट है भागवत गीता। यानी महाभारत और रामायण और भागवत गीता ये सारा जो है जिस वर्जन में आप अभी देख रहे हैं वो इसी समय कंपाइल्ड और रिटेन डाउन हुआ है, इसी पीरियड में। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंट्रीब्यूशन टू साइंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस। अब हम लोग साइंस के कंट्रीब्यूशन में देखेंगे इस पीरियड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ साइंस के स्फेयर में, साइंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ। दिस पीरियड विटनेस्ड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, इस पीरियड में आपको सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ में, मैथमेटिक्स में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी। यानी ये जो पीरियड था जिसकी बात हम लोग अभी शुरू से अभी तक कर रहे हैं, उस पीरियड में आपको साइंस में भी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स के फील्ड में भी और एस्ट्रोनॉमी में भी, दोनों में। नाउ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को हम लोग डिटेल से देखते हैं। अ ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन हु रोड द बुक आर्यभट्टियम, जिन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का क्या नाम था, आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट कौन थे, तो ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या है, आर्यभट्टियम। इनका की कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, तो बहुत सारे की कंट्रीब्यूशन थे, कुछ हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो कैलकुलेटेड द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट एक्यूरेटली, इन्होंने क्या किया, अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया ऑलमोस्ट एक्यूरेटली, अर्थ के सरकमफेरेंस को यानी परिधि को, परिमाप को इन्होंने कैलकुलेट किया था। अर्थ जो स्फेरिकल है उनके परिधि को, सरकमफेरेंस को इन्होंने एक्यूरेटली, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था, इनका पहला कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है, डिवाइज्ड अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है ना उसको डिवाइज्ड किए, यानी ट्राइंगल के एरिया निकालने का जो, कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको डिवाइज्ड किए। तीसरा इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डे एंड नाइट, ये रात और दिन क्यों होता है, कैसे होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, आपको पता है अभी, तो एक्सप्लेनेशन ये किए थे। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डे एंड नाइट, यानी डे और नाइट क्यों होता है, रात और दिन क्यों होता है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसका रीज़न क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। इनका ये थर्ड कंट्रीब्यूशन है। इनका किसके बारे में भी हम लोग पढ़े, आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट का थर्ड कंट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था। नौ इसके बाद हम लोग ज़ीरो के बारे में देखेंगे, द नंबर सिस्टम और ज़ीरो और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बातें क्या थी उस समय की, जो फेमस बात थी, इंडियन मैथमेटिशियंस जितने थे ना, इंडियन मैथमेटिशियन ही इन्वेंट किए थे डेसिमल सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मैथमेटिशियन ही जो हैं इन्वेंट किए हैं डेसिमल सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। इंडियन मैथमेटिशियन ही डेसिमल सिस्टम भी और कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो भी, ये दोनों चीज़ इंडियन मैथमेटिशियन ही इन्वेंट किए हैं। ना दिस सिस्टम लेटर ट्रेवल टू यूरोप, यही सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ ज़ीरो एंड सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, ये जो है लेटर ट्रेवल टू यूरोप, धीरे धीरे ट्रेवल होके ये यूरोप तक पहुंचा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये जो सिस्टम बना यहाँ पे इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम का जो आया, वो फिर इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूरोप में, यानी यूरोप में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कैसे पहुँचा, अरब ट्रेवलर के द्वारा, अरब ट्रेडर्स के द्वारा। अरब ट्रेडर्स के द्वारा क्या होता है, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये पहुंच जाता है। फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ, रिवॉल्यूशन आ गया मैथमेटिक्स में, यानी पूरी तरह से मैथमेटिक्स को इसने बदल दिया, यानी एक क्रांति ला दिया। यानी ये जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, इससे क्या हुआ कि इंडिया के ही मैथमेटिशियन इसको इन्वेंट किए थे और ये सिस्टम जो है धीरे धीरे यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया में अरब ट्रेडर्स के द्वारा ना पहुंच जाता है, जिससे रिवॉल्यूशन आ जाता है पूरे मैथमेटिक्स में। नौ इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है आयुर्वेदा के बारे में, क्या क्या इस समय हुआ था, इस पीरियड में आयुर्वेदा में क्या क्या हुआ था। तो साइंटिस्ट लाइक चरक जैसे साइंटिस्ट जो हैं मेडिसिन के लिए बहुत फेमस हैं, और सुश्रुत जो हैं वो सर्जरी के लिए फेमस है। मेड सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू द एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम, इन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन
जो एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेद जिसको कहते हैं, इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये भी इसी पीरियड की बात है कि साइंटिस्ट जैसे चरक और सुश्रुत जो हैं, सुश्रुत जो हैं वो सर्जरी के लिए और चरक जो है मेडिसिन के लिए बहुत फेमस है, जो मेड सेमिनल कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा अपना योगदान दिए थे एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम में, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। जो प्राचीन हमारी भारतीय जो दवा की पद्धति है यानी मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेद, उसमें चरक और सुश्रुत बहुत बड़ा योगदान दिए थे। Now these are the topics of this chapter. A lot of thanks for listening. A lot of thanks for listening, watching, sharing, liking, subscribing. Again and again thanks. We will meet in next chapter. ये तो टोटल 6 चैप्टर 6 था, सॉरी ये टोटल आपका क्लास 6 का हिस्ट्री था। ऐसे ही प्लेलिस्ट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी जितने सारे मतलब एसएसटी के चैप्टर्स हैं, एसएसटी के ब्रांच हैं, क्लास 6 से 12 तक, फिर साइंस के सारे ब्रांच, उसमें भी क्लास 6 से 12 तक सारे आपको प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, अगेन एंड अगेन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। We will meet in next classes.